मेरे बोलने के बाद रखो। गुड मॉर्निंग Recording in एमसीएल। progress. दोस्तों नमस्कार, मैं आपका होस्ट दिग्विजयजीत बहादुर पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार रेवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड नंबर 122 में। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना, यह वेबिनार टेलीविजन प्रसारण की तरह है। आप मुझे देख और सुन सकते हो, मैं आपको देख और सुन नहीं सकता। दोस्तों साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन मेरे और अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लें और साथ ही साथ अपने पास पानी की बोतल, पेन और एक नोटपैड रखें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के इस वेबिनार में डिस्कस करें उसे आप नोट डाउन कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एमसीएल प्रोजेक्ट वीडियो के साथ। प्रकृति हमारे जीवन का मूल है। जैसे वन्य जीव, पेड़ पौधे, जल, भूमि, वायु, मानव, ये सब पर्यावरण का एक भाग है। वैसे ही मैं भी पर्यावरण का एक हिस्सा हूं। कुदरत के वरदान से बना हुआ एक मानवीय आविष्कार हूं। मैं एमकोल हूं, जो पर्यावरण का समतोल बनाए रखने में मदद करता है। एक कोयला पर्यावरण का समतोल कैसे बना सकता है? कोयला स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। कोयला वायु प्रदूषण का कारण बनता है। कोयला प्राकृतिक आवास को नष्ट करता है। फिर कोयला समतोल कैसे बनाएगा? आपके इस सवाल का जवाब मेरे निर्माण के सफर में छुपा हुआ है। यह सफर ऊर्जा में संपूर्णता का है, किसानों में सशक्तिकरण का है, गांव में रोजगार निर्मित का है, देश की आर्थिक उन्नति का है। यह सफर पर्यावरण की रक्षा का है। मेरा यह सफर जैविक खेती से शुरू होता है। नेपियर घास मेरे उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह फसल उगाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और इसकी फसल मिट्टी को सशक्त बनाती है। फसल पूरी तरह से तैयार होने के बाद उसे नैसर्गिक तरीके से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसके अंदर पानी की मात्रा और कम करने के लिए घास को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर भट्टी की गर्म भाप से गुजारना पड़ता है। भट्टी में किसी भी तरह के ईंधन और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता। उसमें मेरे ही अंश जलाए जाते हैं, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। नेपियर घास भट्टी में अच्छी तरह से सूखने के बाद आखिरी पड़ाव में मुझे वो रूप मिलता है जो मुझे प्रकृति की रक्षा करने की क्षमता देता है। मैं अपने आप पर गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक सामान्य कोयला और लकड़ी से बेहतर जलकर कम से कम राख उत्पन्न करता हूं, जिससे मैं पर्यावरण को प्रदूषण और मानव शरीर को हानिकारक बीमारियों से दूर रखता हूं। हाल ही में आईपीसीसी ने मानवता के लिए कोड रेड की घोषणा की है और इस चेतावनी को नजरअंदाज करना हमारी भूल होगी। प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण का साथ देना हमारी जिम्मेदारी है और इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। चलिए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर करते हैं। एमकोल का इस्तेमाल करके उन्नति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले चरण की ओर, जो कि प्लेज, मिशन और विजन है। आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ आप भी दोहराएं।
एमसीएल के लिए शपथ। मैं दिग्विजय जीत बहादुर पटेल मीरा क्लीन फील्ड्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होश और हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा प्रमुख मूल्य, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य एमसीएल एक ऐसी मूल श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य। नवाचार। कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद। अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति। यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता। निष्ठा। हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे भले ही कोई भी आसपास ना हो। जिम्मेदारी। हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग। हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर। अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता। हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता। हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता, अनुरक्षण। एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल ना करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितना जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहें। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद करें। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बातें ना करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहें। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहें। समुदाय के साथी, सदस्यों, कनिष्ठ और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया करके इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से ना हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित और निष्कासित किया जाएगा। थॉट ऑफ द डे।
जीवन सबसे बड़ी खुशी है उस काम को करने में जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। दोस्तों, वैसे ही आज के आने वाले अगले स्पीकर ऑल द वे फ्रॉम यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, इनके एजुकेशन के बारे में बताऊं तो इन्होंने बीए बीएड किया है और साथ ही साथ अपने तहसील में जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है और बढ़ावा दे रही हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जैविक खेती के बारे में किस तरीके से स्टार्ट करना है, और अपने हमसफर का साथ पकड़े और हाथ थामे निकल पड़ी हैं अपने तहसील को सुजलाम सुफलाम बनाने। सो लेट्स वेलकम फ्रॉम उमरखेड तालुका महाराष्ट्र, नारी शक्ति एंड अ डॉटर ऑफ एमसीएल, मिसेस सोनाली उगले। ओवर टू यू मैम। थैंक यू दिग्विजय सर। नमस्कार सभी को। आज मैं आपको एक ऐसे नारी शक्ति, नारी रूप की जीवन संघर्ष कथा बताने जा रही हूँ कि जिन्होंने समुच्चय विश्व के प्रेरणादायी संघर्षशील लोगों की कहानियां दुनिया के सामने प्रस्तुत की। यानी कि इन्होंने अपना सफर फर्स्ट से लेकर अर्श तक तय किया। इस विभूति का जन्म 29 जनवरी 1954 में मिसिसिपी के एक छोटे से कस्बे में हुआ। इनके पिता पूर्व श्रमिक के कोयला खदान में मजदूर थे। बाद में वो स्थानीय राजनीति में कार्यरत रहे। इनका बचपन गरीबी और अस्थिरता में बीता। इसी वजह से उनकी माँ ने उनको अपने नानी के यहाँ भेज दिया। बाद में उनका बचपन उन्होंने अपने नानी के यहाँ व्यतीत किया। बेतहाशा गरीबी के कारण वो स्कूल में आलू के बोरियों से बने कपड़े पहनकर जाती थी। इसकी वजह से सभी बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। बाद में उन्होंने सार्वजनिक समारोह में हिस्सा लेकर भाषण दिया और उसी भाषण में उनको $500 मिले थे। ये उनके जीवन की पहली कमाई थी। उनके बोलने में कुछ अलग ही कुदरती तरीका था। बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्कूल में एक अलग पहचान बनाई। फिर उन्होंने एक स्थानीय राजनीति में पीपल रेडियो टॉक शो में अपने पसंदीदा करियर की शुरुआत की। ये रेडियो चैनल पाने वाली पहली अफ्रीकन अमेरिकन महिला बन गई। लेकिन उनके डायरेक्टर को उनका ये काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उनको ये कहकर निकाल दिया कि तुम इस रिपोर्टिंग के लायक नहीं हो। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो कहते हैं ना कि एक रास्ता बंद होता है तो 1000 रास्ते खुल जाते हैं। ऐसा ही कुछ इनके साथ हो गया। बाद में उनको पीपला टॉक शो में होस्ट बना दिया गया। इस शो को उन्होंने 7 साल तक होस्ट किया। बाद में उन्होंने पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। फिर वो 1983 में शिकागो चली गई, जहां उन्होंने मॉर्निंग टॉक शो को संचालित किया और ये शो टीवी का सबसे बेहतरीन शो बन गया। इस शो का और आज के हमारे विभूति का नाम है ओपरा विनफ्रे। इस शो का नाम बदलकर उन्होंने द ओपरा विनफ्रे ये शो नाम दिया। ये शो दुनिया का सबसे रेटिंग शो बन गया। इस शो ने उनको अपार सफलता दिलाई और ये एक मीडिया आइकन बन गई। ओपरा विनफ्रे अमेरिका की पहली महिला अरबपति बन गई, जहां उनको प्रेसिडेंशियल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित भी किया गया। आज भी वो कहती है, अब भी मेरे पाँव जमीन पर है, बस फर्क इतना है कि वो जूते अच्छे पहनती है। थैंक यू। अब मैं इस मंच पर बुलाना चाहती हूँ फ्रॉम अकोला निकड़क, तालुका बदनापुर, डिस्ट्रिक्ट जालना, महाराष्ट्र से श्रीपाद मुंडे। ओवर टू यू सर। धन्यवाद सोनाली मैडम, मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए और मेरा परिचय देने के लिए। दोस्तों, मेरा नाम श्रीपाद रावसाहेब मुंडे है। तहसील बदनापुर, जिला जालना, अकोला निकलक गांव का मैं एमवीपी हूँ। दोस्तों, हम बात करेंगे विष मुक्त खेती और किसान आत्मनिर्भरता के ऊपर। लगभग हम सभी लोग किसान परिवार से हैं, तो हमें आज की खेती और किसान की हालत के बारे में अच्छे से पता है। दोस्तों, मैं जब कोई गांव, रिश्तेदार या दोस्तों के यहाँ जाता हूँ तो मैं अक्सर एक सवाल उनसे पूछता हूँ कि आपके घर में सब्जी कहाँ से आती है, और मुझे तकरीबन सभी जगह से एक जैसा ही जवाब मिलता है
कि हमारे यहाँ जो गांव में बाजार या मंडी लगती है, वहां से हम लोग सब्जी लाते हैं। अब सोचने वाली बात है, जो किसान देश का अन्नदाता है, जो देश का भाग्य विधाता है, वह खुद थोड़े से जमीन में घर के लिए सब्जियां क्यों नहीं उगा पा रहा है। जब मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, जब रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कि कुछ गिने चुने लोग, जैसे शहरों के आजू बाजू में रहने वाले छोटे गांव के किसान, वह सब्जियां और धान ज्यादा मात्रा में उगा के शहरों में बेच रहे हैं। ये किसान जल्दी जल्दी उत्पादन के लिए भारी मात्रा में रासायनिक खाद और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्यादा खाद और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने के वजह से जमीन तो कम उपजाऊ और सख्त तो हो ही रही है, परंतु बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक हम कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी शिकार बन रहे हैं। यह बीमारी खर्चिक तो है, इससे आदमी पूरी तरीके से बर्बाद तो हो ही रहा है, परंतु इससे देश की इकोनॉमी पर भी असर हो रहा है। दोस्तों, आज का दौर सोशल मीडिया और कंपटीशन का है। ऐसे दौर में रासायनिक खाद बेचने वाली कंपनियां और फर्टिलाइजर बेचने वाली कंपनियां बड़े बड़े लुभावने सपने दिखा रही है। वह अपने एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे दावे करती है, और किसान, हमारा एक भोला किसान जो है, वह इन लुभावने सपनों में खो जा रहा है। अभी तक तो देखा हमने कैसे हम बीज बो रहे हैं, परंतु अभी ये बीज को खत्म करने के लिए और किसान को खुद आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें कुछ आगे आने वाले ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कंपनियां भारी मात्रा में लुभावने सपने दिखा रही है और किसान उन सपनों में खो जा रहा है, परंतु इन सब चीजों को खत्म करने के लिए हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत सारी चीजें दी है। जैसे हमारे पूर्वज घर में देसी गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि बहुत मात्रा में पालते थे। इनसे उनको भारी मात्रा में गोबर के रूप में खाद मिलता था। इसी के अलावा हमें यह खाद खेतों में डाल के इसके फायदे बहुत सारे हैं। यह खाद खेत में डालने के बाद खेत तो उपजाऊ होता है और मुलायम भी होता है। इसके अलावा मार्केट में आज के दौर में बहुत सारे ऑर्गेनिक पाउडर, लिक्विड्स उपलब्ध है, जिससे किसान कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर और दवाइयाँ बना सकता है। दोस्तों, इस गोबर के खाद की और एक खास बात है कि यह गोबर किसान को मुफ्त में मिल रहा है। अभी हम इस चित्र में स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि जो खेत में रासायनिक खाद और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है, इसकी कितनी बुरी हालत है, और जो नरम मुलायम जमीन दिख रही है, वह सिर्फ नेचुरल खाद जैसे चीजों से बन रही है। इससे जमीन का कार्बन कंटेंट भी बढ़ रहा है। दोस्तों, हम हमारे पूर्वज हमेशा देसी बीज और घर का बीज का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। यह बीज सालों साल चलता था। यह बीज की खासियत ये थी कि इसमें रोग या कीड़ा लगने की क्षमता बहुत कम थी। इसमें नहीं के बराबर रोग या कीड़ा लगता था। परंतु आज के जमाने में लोग हाइब्रिड वैरायटी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यह हाइब्रिड वैरायटी कम समय में ज्यादा उत्पादन देने के दावा तो करते हैं, परंतु इसमें रोग और कीड़ा बहुत जल्दी लगता है। ये रोग और कीड़े से बचने के लिए हम लोग रासायनिक खाद और फर्टिलाइजर्स का ज्यादा तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बात ज्यादा खर्चिक तो है, इससे खेती में होने वाला उनका प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा बढ़ रहा है। इसके विपरीत जो हमारे देसी धान है, बीज है, यह इस्तेमाल करके यह सालों साल बीज इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन कॉस्ट तो कम करेंगे ही और समृद्ध भी बनेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि किसान खुद अगर घर के लिए
रासायनिक खाद बिना इस्तेमाल करे जो प्रोडक्शन करेगा, वह खुद तो खाएगा, और बचा हुआ जो है वो आस पड़ोस, शहरों में या ग्रुप फार्मिंग करके या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में देके वह माल की अच्छी कीमत भी ले सकता है, अच्छे पैसे कमा सकता है। अभी विष मुक्त अन्न के बहुत सारे मूल्य संवर्धन भी है। ये अब तक जो बात की है हमने, वह सिर्फ एक किसान की जो खेती करता है। परंतु उन लोगों का क्या जो बड़े शहरों में रहते हैं, उनके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। वह अपने छत का इस्तेमाल करते हुए वहां पे छोटी फार्मिंग कर सकते हैं। वह लोग इसमें घर में बनाया हुआ कंपोस्ट खाद यूज करके अच्छे खाने का और विष मुक्त अन्न का स्वाद उठा सकते हैं। दोस्तों, हम हमें कुदरत ने बहुत सारी चीजें दी है। बहुत सारे मौसम के हिसाब से उगने वाली सब्जियां और फल दिए हैं, जिनमें से कुछ सब्जियां और फल तो ऐसे हैं ना जिन्हें उन्हें लगाने की जरूरत है, ना पानी देने की जरूरत है। यह सब्जियां तो बरसात में खुद ब खुद खेत के अगल बगल में उग जाती है। मराठी में हम इसको रान भाजा कहते हैं। यह सब्जियां तो इतनी औषधि गुण तत्व से भरी होती है कि उनके खाने के अलग ही फायदे हैं। परंतु आज आज के दौर में रासायनिक खाद, फर्टिलाइजर, कुछ ऐसी दवाइयाँ छिड़क के कोई भी सब्जी कोई भी सीजन में हम लोग बना रहे हैं और उसको मार्केट में लाके बेच रहे हैं। यह प्रकृति के एकदम विपरीत हम जा रहे हैं। दोस्तों, हम एक ध्येय के साथ काम कर रहे हैं। जो ध्येय हमें विष मुक्त खेती और किसान को सुदृढ़ बनाने के लिए हम लोग तहसील में काम कर रहे थे। इसमें हमको गति और फायदा तब मिला जब मैं एमसीएल के साथ जुड़ा। एमसीएल में जुड़ने के बाद में श्याम सर ने एक हमें चीज बताई कि हम लोगों को हर हफ्ते, हर शनिवार के दिन किसानों को मिलना है, ग्रुप करना है, इकट्ठा करके उनसे बातें करनी है। जब हम सैटरडे मीटिंग करने के लिए लोगों के बीच में जाने लगे, तब हम विष मुक्त खेती, किसान को आत्मनिर्भर बनाना, उसके अलावा गवर्नमेंट की जो उनके लिए लाभदायक स्कीम है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, मार्केट है, कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या चीज लगानी चाहिए, ये सब हम उनको गाइड कर पा रहे हैं। विष मुक्त खेती और आत्मनिर्भर किसान 5E मिशन से 17 टिकाऊ विकास लक्ष्य, यूनो विकास लक्ष्य क्रमांक 1, 3, 10, 12, 14 और 15 मनुष्य व प्राणी मात्रा के सुगम जीवन के लिए विष मुक्त खेती और आत्मनिर्भर किसान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है कि किसान सिर्फ धान उगा सकता है पर उसे बेच नहीं सकता। परंतु हम सब लोगों को मिलके अभी ये कहावत को बदलना पड़ेगा। अब किसान विष मुक्त धान उगाएगा भी, विष मुक्त धान खाएगा भी, और विष मुक्त धान को बेच के समृद्ध भी होगा। मुझे इस बड़े मंच पर मेरी बात रखने के लिए, एक अवसर देने के लिए मैं आप सभी साथियों का और खास तौर से एमसीएल मैनेजमेंट टीम का आभारी हूं। अब सेशन को आगे बढ़ाते हुए आप सब लोग जिन्हें हर हफ्ते सुनने के लिए बेकरार रहते हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। आओ हम सब मिलके उन्हें उनका स्वागत करते हैं। हमारे आदरणीय एमडी सीईओ डॉक्टर श्याम घोलप सर। सर, आपको अनुरोध है कि आपका कीमती मार्गदर्शन हमें करें। थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू मुंडे साहब। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलप फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हो और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हो। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो।
तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। सेशन की शुरुआत सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण विषय के साथ, वह है फंडिंग का स्टेटस क्या है। पिछले शुक्रवार को वेबिनार में हमने कहा था कि आज से यानी पिछले शुक्रवार से डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन 7 दिन बीत चुके हैं, आज फिर से शुक्रवार है और अभी तक फंड की डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत नहीं हुई। तो फंडिंग का स्टेटस क्या है, इसको लेके कई सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फंडिंग का पूरा इंतजाम हो चुका है, इस फंडिंग की पूरी तैयारी हो चुकी है। सिर्फ अभी इस फंडिंग का जो कंट्रोल है, इस ट्रांजैक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, इस सब का कंट्रोल इन्वेस्टर्स के टीम के हाथ में है। और इन्वेस्टर्स की टीम जो है उनके निजी, पर्सनल और कुछ टेक्निकल वजह की वजह से उन्होंने अभी तक इसकी शुरुआत नहीं की, डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत नहीं की। लेकिन ये शुरुआत आज भी हो सकती है, ये शुरुआत शायद सोमवार को भी हो सकती है। तो इस बार तो मैं ऐसे करूंगा कि जैसे शुरुआत हो जाए उसके बाद एक स्पेशल वेबिनार का मैं आयोजन करूंगा। भले भले ही वो वेबिनार सिर्फ 5 मिनट का हो, लेकिन इस 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि देखिए हमने शुरुआत कर दी है। और दोस्तों ये शुरुआत कोई टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं है, ये परमानेंट व्यवस्था है, परमानेंट सिस्टम है। इन्वेस्टर्स की टीम कितनी बड़ी है और क्या करती है, ये आपको जब अभी समय बीतेगा वो समझ में आएगा। आने वाले दिनों में जिंदगी भर हमें जितनी फंड चाहिए, एमसीएल का जो रोड मैप है, हमें जो काम करना है, उस रोड मैप के लिए, उस बिजनेसेस के लिए, ये फंडिंग देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन, ये टीम बहुत ही स्वयंपूर्ण है। हमें इसके आगे इस फंडिंग की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है। दोस्तों कोई ऐसा बोल सकता है कि ये सब बहाने हैं, तो मैं तो बोलना चाहूंगा कि बहाने से क्या फायदा होने वाला है। ये जो बहाने या विलंब है, इसके वजह से मुझे क्या फायदा है, इसके वजह से मेरे ऑर्गेनाइजेशन एमसीएल को क्या फायदा है, क्या हित है कि जिसकी वजह से ये ऐसा कुछ बोलूं और डिले करूं। दोस्तों सच बात तो यह है कि जो फैक्ट है वो है, जो हुआ है वो हुआ है, जो किया है वो किया है। और अगर फंडिंग है तो है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी लोग अगर इन्वेस्टिगेशन करे तो उनको पता चलेगा कि है सब कुछ किया हुआ। तो मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा ना कि आप अपना कीमती समय अपने बिजनेस की तैयारी में कीजिए। देखो आप सबको पता है कि एक बार इस फंडिंग की शुरुआत होने के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होने के बाद, हम दिन रात बिजनेस के ऊपर काम करने वाले हैं। और वो बिजनेस की स्ट्रैटेजी है हमारी 5E मिशन। तो उस 5E मिशन के तहत मैं अपने गांव में, मैं अपने तहसील में कौन से बिजनेसेस करूं, क्या काम करूं, आज मेरे तहसील में मेरे किसानों की किसकी जरूरत है, या मेरे लोगों के पास कौन सा स्किल है जिसकी इमीडिएट बेसिस पे मैं बिजनेस शुरू कर सकता हूं, बस उसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि अभी वह वक्त आ चुका है कि बहुत जल्द से हम ये शुरुआत करने वाले हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप विश्वास रखिए उस पर्पज के ऊपर, उस मकसद के ऊपर जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये फंडिंग ये मेरे लिए या आपके स्वार्थ के लिए नहीं आई है। ये फंडिंग हमारा एक बहुत बड़ा मकसद, बहुत बड़ा जो काम हमें करना है उसके लिए आई है। तो भरोसा रखिए इन सब चीजों के ऊपर। ये फंडिंग क्या सभी चीजें होने वाली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो डिले हो रहा है, ये जो विलंब हो रहा है, इसके ऊपर भी विश्वास रखिए कि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ हेतु है प्रकृति का, कि जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। आप सभी लोग मिलके अभी तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के ऊपर ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की तैयारी में लग जाइए। और दोस्तों हम जो काम कर रहे हैं ना, हम काम उस तरीके से नहीं कर रहे जैसे बाकी की कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। यानी हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं लोगों के लिए, किसानों के लिए और बिजनेस कर रहे हैं, तो या तो लोगों के लिए, बिजनेस के लिए, पर्यावरण के लिए काम करते हैं एज ए एनजीओ, न तो बिजनेस के लिए, पैसे कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। लेकिन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस इसलिए कर रहा है कि वो लोगों के लिए और किसानों के लिए काम कर पाए, पर्यावरण के लिए काम कर पाए, और इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ इतना बड़ा जो परिवार हमने बनाया है, ये अभी तक किसी ने नहीं बनाया। ना अभी तक किसी ने ऐसा काम किया है, ना ही आज हमारे साथ कोई भी दूसरा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके का उसने काम किया है। और दोस्तों ये जो फंडिंग आई है ना, ये फंडिंग भी आने के बाद जब आप इसको देखेंगे, ये भी अलग तरीके की फंडिंग है। यानी ये नॉर्मल जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं है। तो हर जो काम कर रहे हैं हम लोग अपनी तरह से एक अपनी राह बना रहे हैं।
जो लोग जिस राह पर, रास्ते पे, जिस हाईवे पे ऑलरेडी चल रहे हैं, वैसे हम नहीं काम कर रहे, हम अपनी राह बना रहे हैं। और जब आप अपनी खुद की राह बना रहे हो तो ये स्वाभाविक है कि हर एक कदम के ऊपर आपको चैलेंजेस आएंगे। स्वाभाविक है जब आप नई राह बना रहे हो तो कई सारे चीजें हर दिन आएंगे। ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोसेस है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस लक्ष्य के ऊपर, हमारे इस ध्येय के ऊपर काम करते रहना चाहिए। और दोस्तों, मुझे पता है कि लोग मेरे बारे में बहुत कुछ अभी बोलते हैं, यानी अपनी पूरी लेवल छोड़ के वो बोलते हैं, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे तो अभी ये भी अच्छी तरह से पता है कि जो मेरे साथ है, जो मेरा समर्थन करते हैं, एमसीएल का समर्थन करते हैं, लोग आज उनको कितनी तकलीफ दे रहे हैं, उनके बारे में कितना कुछ बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो चीज है ना, इसके ऊपर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मकसद है ना, हमारा लक्ष्य, उसके ऊपर काम करना है। देखो, हमारा जो देश है ना, हमारा देश संतों की भूमि है। हमारे देश में कई सारे महापुरुष हो गए हैं जिन्होंने इस समाज के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, और निस्वार्थ। देखिए, हम जो काम कर रहे हैं ना, इस काम के प्रोसेस में हम बहुत अमीर बनने वाले, मैं आपको बोलता हूं। लेकिन ये जो लोग हैं, ये महापुरुष और ये संत जो लोग हैं ना, इन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया, सिर्फ लोगों की अच्छाई के लिए, समाज की अच्छाई के लिए। और इनका समर्पण देख के ना, ये तो कुछ नहीं है, ऐसा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आज हमारे सामने है। ये दो देवियां हैं, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। इन्होंने हमारे देश में लड़कियों के लिए पहले स्कूल की स्थापना की, शुरुआत की। उस वक्त की कि जब लड़कियों का पढ़ना अलाउड ही नहीं था। देखो, हम जो काम कर रहे हैं वो समाज में लोगों को पता है कि ये सही काम है, ये करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा काम है। ये क्लाइमेट चेंज, ये पर्यावरण के लिए काम करना बहुत जरूरी है, लोग समझते हैं। ऐसे परिस्थिति में हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये दो देवियां उस परिस्थिति में काम कर रही थी जब लोगों में, समाज में तो अलाउड ही नहीं था कि लड़कियों का पढ़ना। ऐसी परिस्थिति में इन्होंने बच्चियों के लिए स्कूल की स्थापना की। दोस्तों, ये देवी सावित्रीबाई फुले जब घर से निकलती थी तब अपनी बैग में एक एक्स्ट्रा साड़ी लेके चलती थी। यानी जब रास्ते से वो जाती थी स्कूल तक पहुंचने के, तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, और बाकी सब कुछ हो तो अलग है। जब तक वो स्कूल में पहुंचती थी, उनकी साड़ी इतनी खराब होती थी कि वो साड़ी बदलती थी और लड़कियों को पढ़ाने की शुरुआत करती थी। ऐसा काम। और आज अगर ग्रुप में एक व्हाट्सएप का गलत मैसेज भी आया, आपके लिए या मेरे लिए, किसी के लिए, तो भी हमको लगता है अरे बाप रे, मेरा तो पूरे जिंदगी भर का मेरा अपमान हो गया। यानी एक सिंपल मैसेज ऐसा कुछ हुआ तो हमें लगता है कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। दोस्तों, क्या है हमारे सामने? मुझे तो लगता है जो भी मैं कुछ फेस कर रहा हूं, मैं इन देवी के सामने, कि मेरा तो 1% भी नहीं है, 1% छोड़िए, 0.01% भी नहीं है। ऐसे हालातों से ये लोग गुजरे हैं, ये देवियां गुजरे, और तभी जाके ये काम हुआ है समाज के लिए जो हम देख रहे हैं आज। तो दोस्तों, बिल्कुल हमें देखने की, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कोई क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के ऊपर, और वो बहुत अच्छा मकसद है। देखिए, जिस जिस लक्ष्य के लिए, जिस मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं ना, वो बहुत बहुत अच्छा पर्पस है। और अभी मिलके, अभी तो वक्त है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पर्पस के ऊपर, इस मकसद के ऊपर काम करें। और वो मकसद है हमारी माँ की रक्षा करनी है, हमारी माँ को, हमारी इस पृथ्वी को बचाना है इस ग्लोबल वार्मिंग से और क्लाइमेट चेंज से। दोस्तों, ये दुनिया में सिर्फ एक परिवार है, एक कुटुंब है, एक फैमिली है, जिसकी, और सबकी माँ है ये पर्यावरण, सबकी माँ है प्रकृति। हर एक जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी, ये सब इस परिवार के सदस्य है। और अगर इस कुदरत ने हमें ज्यादा ब्रेन दिया है, सोचने की शक्ति दी है, बोलने की शक्ति दी है, संस्कृति दी है, पढ़ाई दी है, तो उसके साथ साथ इस प्रकृति ने हमें एक जिम्मेदारी भी दी है। और वो जिम्मेदारी है कि हमें इस घर का प्रमुख बनाया है, और हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी है कि हम अपने परिवार के हर एक सदस्य के, हम उसका ख्याल रखें, उसको, हमारे इस परिवार का ख्याल रखें। और यही काम अभी करना है। अभी हमारा परिवार संकट में, और हमारे परिवार को, हमारी इस माँ को, इस ग्लोबल वार्मिंग, इस क्लाइमेट चेंज से हमें बचाना है, इस माँ की रक्षा करना है, और इस मकसद के लिए अभी काम करना है।
और दोस्तों इसका सॉल्यूशन है बिजनेस। अगर हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो हमें ये जो तेल आधारित अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में चल रही है ना, उसको कंप्लीट उसका निर्मूलन करना है और उसको रिप्लेस करना है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के साथ। हर वो चीज जो आज तेल से बन रही है उसको 100% रिप्लेस करना होगा ऐसी चीजों के साथ जो खेतों से बनेगी, जिसके लिए रॉ मटेरियल हमारा किसान बनाएगा, जो हमारी जरूरतों को बहुत बेहतर तरीके से पूरा भी करेगी, लेकिन साथ ही साथ इस प्रकृति का ख्याल रखेगी। लेकिन दोस्तों ये जो बिजनेस करना है ना, ये बिजनेस नॉर्मली लोग जैसे बिजनेस करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक लेवल में ऑर्गेनिक ग्रोथ करते हैं, या इवन फास्ट कोई बिजनेस हो, कोई फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, वैसे नहीं करना हमें। हमें अभी ये जो बिजनेस करना है ना, एक क्रांति की तरह करना है। क्रांति की तरह दिन रात ये बिजनेस करना पड़ेगा, और दिन रात ये बिजनेस करना है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा ये तेल आधारित चीजों को रिप्लेस करना है कृषि आधारित चीजों का साथ। और ये जरूरी है, ये कंपलसरी है। ऐसे हालात अभी हमारे सामने हैं, ऐसी परिस्थिति अभी हमारे सामने है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का खतरा इतना ज्यादा गहरा हो गया है ऑलरेडी, और दिन ब दिन बढ़ रहा है कि अभी हमें सिर्फ और सिर्फ क्रांति करनी पड़ेगी। क्रांति ही करनी पड़ेगी, तब जाके हम इस सॉल्यूशन के ऊपर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और दोस्तों ये क्रांति होगी लोगों की, ये क्रांति होगी उपभोक्ताओं की, ये क्रांति करेंगे लोग, ये क्रांति करेंगे, ये क्रांति भी होगी लोगों की, और वो होगी इस दुनिया को बचाने के लिए। इस दुनिया को बचाने के लिए ये क्रांति होगी हमारे किसानों के लिए, महिलाओं को सक्षम करने के लिए, और एक क्रांति होगी हमारे हर प्रदेश को, हर गांव और शहर को सुजलाम सुफलाम करने के लिए। और इस क्रांति की शुरुआत हम करेंगे, अभी करेंगे। और दोस्तों इस क्रांति के लिए जो बिजनेस स्ट्रेटेजी, वो बिजनेस स्ट्रेटेजी किसी प्रोडक्ट को लेकर नहीं है, तो लोगों को लेके है। दोस्तों ये दुनिया को बचाने का जो तरीका है वो सिर्फ एक ही है, वो है लोग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था, कंपनी, इवन एमसीएल इसमें कुछ नहीं कर सकती, ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई देश इसमें कुछ कर सकता है। दुनिया को बचाने का एकमेव तरीका है, वो है लोग। लोग आने चाहिए एक साथ, लोगों ने मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए, तो हम दुनिया को बचा सकते हैं। तो आज हमारा काम क्या है कि हमें लोगों के लिए बिजनेस करना है, इन लोगों को सक्षम करना है ताकि वो मिलके इस प्रकृति के लिए काम करें। और इसलिए हमें जो बिजनेस करने हैं, हमें बिजनेस इसलिए करने हैं ताकि हम अपने क्षेत्र में 100% रोजगार का निर्माण करें। हमें बिजनेस इसलिए करने हैं ताकि हम हमारे किसानों को उनकी फसल का सही दाम दें। हमें बिजनेस इसलिए करने हैं ताकि हमें महिलाओं को सक्षम करना है। हमें बिजनेस इसलिए करने हैं ताकि हमारे क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास की शुरुआत हो, महत्तम विकास हो। हमें बिजनेस इसलिए करने हैं ताकि हमारा क्षेत्र ऊर्जा में स्वयंपूर्ण हो, इसलिए बिजनेस करने हैं। कोई भी कंपनी होती है तो उनका कोई प्रोडक्ट को लेके उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है। हमारा भी प्रोडक्ट है, देखो हमारे पास तो ऐसा प्रोडक्ट है ना कि वो सोना है, सोना, और उसका नाम है एमकोल। एमकोल एक्चुअली सोना है। हम सिर्फ एमकोल के ऊपर अगर काम करें तो हम भारत की नंबर 1 कंपनी बनेंगे, रिलायंस टाटा के ऊपर। यह है एमकोल। एमकोल भी करना है, एमसीएनजी भी करना है, हर ग्राम पंचायत में एमकोल और एमसीएनजी की शुरुआत करनी है। लेकिन ये बाद में, अभी जिसकी स्ट्रैटेजी, अभी जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ऑफ कोर्स इसके साथ हमें 200 एमकोल प्रोजेक्ट करना और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट करने ही है, लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो है हमारी इस दुनिया को बचाने की, इस ग्लोबल वार्मिंग से, इस संकट को रोकने की, और इसके लिए जरूरी है 5E मिशन की। और इसलिए अभी जैसे ही ये डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होगी, इमीडिएटली हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे। और ये बिजनेस की शुरुआत ऑफ कोर्स उसकी जो बिजनेस शुरुआत करने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए उसके साथ होगी, उस व्यवस्था के साथ होगी। और वो व्यवस्था क्या है? तो ऑफिस होगा, कार्यालय होगा, स्टाफ होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, तो उसके साथ ही हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे। लेकिन इस बार जो कार्यालय चलाएंगे, जो कार्यालय में रहेंगे, वो आप लोग रहेंगे, वो आप हमारे उद्योजक, वही कार्यालय, वही हमारे ऑफिस को, इस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे, जो कंप्लीटली डेडिकेटेड एमसीएल के लिए काम कर रहा है। दोस्तों बिल्कुल हम ये एग्जीक्यूशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सबके लिए प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स हायर करेंगे। मैक्सिमम चीजें हम आउटसोर्स करेंगे जो उस पर स्पेशलाइज्ड है ऐसे संस्थाओं को। लेकिन ये सब संस्थाएं, ये सब लोग
कि जिनके मार्गदर्शन में काम करेंगे वो आप होंगे, जिनके दिशा में काम करेंगे वो आप होंगे। अभी ये इसकी शुरुआत होने के बाद इस हफ्ते तो पहले हम अपने एमकोल के लेवल पे, एमकोल के जितने सारे प्रोजेक्ट के साइट्स हैं, उस सारे साइट्स पे, उस लोकेशन पे अभी क्या स्थिति है, वहां हमने कितना खर्च किया, उन लोगों का कितना खर्च हुआ है, कौन से ऐसे लोकेशन है कि जहां इमीडिएट बेसिस पे हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, इसकी उसकी पूरी जानकारी चाहिए की शुरुआत हो। वैसे ही शुरुआत होगी एमसीएनजी के बारे में भी कितने लोकेशन है, वहां कितना काम हो चुका है, कितने तैयार है, और कौन से ऐसे लोकेशन है जहां इमीडिएटली शुरुआत कर सकते हैं, ये सब काम हमारा ये ऑफिस, हमारा ये सब जो स्टाफ है उसकी शुरुआत करेगा, और अर्जेंट बेसिस इस वीक में ही हम इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन दोस्तों इसी के साथ यानी हमें एमकोल के प्रोजेक्ट और एमसीएनजी के प्रोजेक्ट करने हैं, हमें 200 एमकोल प्रोजेक्ट और एमसीएनजी प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी के प्रोजेक्ट करने ही है इस फेज में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी केंद्र होगी, यानी जिसके साथ हम इस रिवोल्यूशन, हम क्रांति की हमें शुरुआत करनी है, जिसके साथ हमें इस ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के खतरे को रोकना है, उसके ऊपर ही हमारा सबसे ज्यादा फोकस होगा, और वो होगा 5E मिशन। हम जितने भी तहसील में काम करते हैं ना, हर तहसील में हर 5,000 परिवारों के ऊपर हम इस 5E मिशन केंद्र की शुरुआत करेंगे हर जगह। लेकिन हो सकता है कि कई सारे ऐसे इलाके में जहां आदिवासी ट्राइबल एरिया है या पहाड़ों का एरिया, तो हो सकता है कि 2,000 परिवारों के ऊपर हम इस 5E मिशन की शुरुआत करें। लेकिन सभी जगह पे, सभी तहसीलों में हम इस 5E मिशन केंद्र की शुरुआत करेंगे। और बिजनेस टारगेट क्या है? तो अदरवाइज बिजनेस टारगेट कैसे होता है कि हमें इतना सेल्स करना है, यानी हमें एमकोल इतना बेचना है इस साल, अगले साल इतना पैसा कमाना है। हमारा बिजनेस टारगेट वो नहीं है। हमारा बिजनेस टारगेट क्या है कि आने वाले 3 सालों में उस केंद्र की सहायता से आने वाले 3 सालों में, 3 वर्षों में, वहां 5,000 परिवारों में 100% एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन होनी चाहिए। 100% एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। वहां किसान जो भी उगा रहा है, जो भी फसल कर रहा है, जो भी खेती कर रहा है, उसको अच्छी तरह से 100% उसको सभी एक अच्छा इनकम मिलना चाहिए। एक रेगुलर सस्टेनेबल अच्छी खेती कर रहा है, उसको अच्छा इनकम मिल रहा है, उसके सभी प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए उस 3 साल में। 3 साल में महिला का आत्मसम्मान बढ़ने चाहिए। जो भी महिला काम करना चाहती है, अपने पैरों पे खड़े होने चाहती है, तो वो कर सकती है। 3 सालों में उस कम्युनिटी के आर्थिक और सामाजिक का महत्तम विकास की शुरुआत होनी चाहिए, और 3 साल में वहां ऊर्जा की जहां जहां जरूरत हो वो ऊर्जा में स्वयंपूर्ण होना चाहिए। ये हमारा बिजनेस टारगेट है आगे के 3 सालों। और दोस्तों लेकिन इसी के साथ साथ हमने एक एक्चुअल बिजनेस का यानी टारगेट रुपीज का वो भी टारगेट रखा है। यानी हमें इन 3 साल में 100 करोड़ का टर्नओवर करना ही करना है। यानी अगर किसी क्षेत्र में ऐसी बात है कि उस 5,000 परिवारों के लिए ये 5E यानी 5 ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए इतनी ज्यादा टर्नओवर करने की जरूरत नहीं, उसके पहले हमने उसको अचीव किया, फिर भी कंपलसरी 100 करोड़ का टर्नओवर करना ही करना है हर केंद्र के ऊपर। और जहां वो 5E मिशन हासिल करने के लिए ज्यादा टर्नओवर कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। तो कैसे करेंगे एक्शन प्लान तैयार? वहां उस क्षेत्र में उस 5,000 परिवारों के साथ अगर 100 करोड़ का टर्नओवर करना है, या उस 5E जितने भी अलग अलग जो हमारे उद्देश्य उसको हासिल करना है, तो क्या बिजनेस करें, किससे शुरुआत करें, 3 महीने 6 महीने के बाद कौन से करें, 1 साल के बाद क्या करना पड़ेगा, ये पूरा जो एक्शन प्लान है वो कैसे बनेगा, वो कौन बनाएंगे? तो ऑफ कोर्स वो बनाएंगे हम लोगों के साथ। लोगों के साथ हमें एक्शन प्लान बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे हर परिवार का, हम प्रॉपर सब इंफॉर्मेशन लेंगे कि वहां उनकी जरूरत क्या है, परिवार के सदस्य कितनी महिलाएं हैं, पुरुष है, किनको कितना फुल टाइम पार्ट टाइम वो जॉब कर सकते हैं, उनकी जरूरत है, बच्चे कितने हैं, बच्चों की शिक्षा का क्या हाल है। तो परिवार की तो पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन एज अ कम्युनिटी समाज में क्या जरूरत है, यानी एजुकेशन। 5E मिशन में अगर मुझे 6वां E अगर जोड़ना होगा तो वो होगा एजुकेशन। इतना जरूरी है एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए क्या हुआ, स्कूल या बाकी कुछ चीजों की जरूरत है, वो वहां परिवारों के लिए पानी की, सैनिटेशन की, ये जो बेसिक चीज है उसकी क्या क्या परिस्थिति है, वो क्या नीड्स है,
वहाँ मेडिकल फैसिलिटी की क्या नीड है, ये सब समाज की भी जो जरूरत है ना, उसका भी हम पहले तो उसका सर्वे करके उसकी पेपर पे लेंगे कि आज अगर 5,000 परिवार जिस क्षेत्र में रहता है, उस क्षेत्र में लोगों की ये जरूरत है, समाज की ये जरूरत है, और ऑफकोर्स पर्यावरण, वहाँ नदी है, तालाब है, उसकी क्या जरूरत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से वो प्रॉब्लम है, इश्यूज है सॉल्व करने, ये पूरा सबसे पहले तो ये पूरी जानकारी लेनी होगी, ये समझना पड़ेगा, ये सर्वे करना पड़ेगा, और उसके बाद हम करेंगे तैयार एक्शन प्लान कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन ये एक्शन प्लान करने के लिए हमें कम से कम 60% परिवारों को अपने साथ लेना होगा। ये एक्शन प्लान हम तभी तैयार कर सकते हैं जब उस 5,000 परिवारों में से 3,000 परिवार हमारे साथ इस 5E मिशन में शामिल हो। भले ही वो अपने बेनिफिट के लिए आए हो, एकदम बराबर, रोजगार हो, खेती हो, जो कुछ हो, लेकिन वो हमारे साथ रहे, वो साथ आए, और वो साथ आने के बाद, वो 60% लोग आने के बाद वो मिलके वो एक्शन प्लान बनाना है कि रोजगार में मेरे क्षेत्र में ये रिसोर्सेज है, मैं इमीडिएटली कर सकता हूं। तो वो जो एक्शन प्लान है वो लोगों के साथ तैयार होगा। और ऑफ कोर्स, और फिर एक बार ये बिजनेस जो करना है ना, वो बिजनेस पहले 3 साल तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए करना है, लोगों के लिए और समाज के लिए करना है। यानी जो उनकी आज जरूरत है लोगों की, जो बेसिक ऊर्जा से लेके पानी से लेके सब कुछ, वो पूरी होने के लिए हमें बिजनेस करना है। वो जितना भी बिजनेस करेंगे उसमें जो 20% CSR जो होगा, उसके माध्यम से समाज की जो जरूरत है वो पूरा करने के लिए बिजनेस करेंगे। और दोस्तों, 3 साल का अगर ब्रेकअप हम देखें, एक 5E मिशन केंद्र के ऊपर अगर हम शुरुआत करते हैं 5,000 परिवारों के लिए, और वहां शुरू कर अगर 3 साल में हमें 100 करोड़ का टर्नओवर करना है, तो पहले साल कितना होगा? तो पहले साल कम से कम 10 से 15% तो करना ही पड़ेगा, 10% करना पड़ेगा, नहीं 10 करोड़ का टर्नओवर करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगले साल में 30 से 40% हो, और तीसरे साल में 100% करना ही करना है। और दोस्तों, आज हमारे परिवार का जो पोटेंशियल है, यानी आप सभी लोगों ने मिलकर जो आज पोटेंशियल तैयार किया है MCL का पूरे भारत में, जिन 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 राज्यों में हम काम करते हैं, तहसीलों में काम करते हैं, अगर वो हम हमारा पोटेंशियल देखें तो आज हमारा पोटेंशियल है 15,000 5E मिशन केंद्र, 15,000। और इस हर एक मिशन केंद्र के ऊपर हमें 100 करोड़ का टर्नओवर करना है 3 साल के बाद। और फर्स्ट ईयर में इस 15,000 हर एक मिशन के ऊपर हमें 10 करोड़ का टारगेट रखना है। दोस्तों, अभी इमीडिएटली इसके ऊपर फोकस करें। भले ही हम लोग अगले हफ्ते से 500,000 से शुरुआत करें, लेकिन हमें जल्द से जल्द 15,000 ये 5E मिशन केंद्र को शुरुआत करनी होगी। तभी जाके ये जो आंदोलन, ये जो रिवोल्यूशन, ये जो क्रांति की हम बात कर रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं हम शुरुआत कर पाएंगे। कहीं ना कहीं इस दुनिया को, हमारे प्रकृति को, पर्यावरण को बचा पाएंगे। और दोस्तों, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो हमारे देश में ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर 1,000 करोड़ से ज्यादा है, यानी सब भी बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा, रिलायंस, सब पकड़ के, ऐसी जो है वो 266, यानी 1,000 करोड़ के टर्नओवर से ज्यादा 266। अभी ये कोई गवर्नमेंट की ऑफिशियल फिगर नहीं, ये एक स्क्रीनर वेबसाइट एक है, उसके ऊपर ये डेटा है, पकड़ के चलते हैं। तो ये जो डेटा है उसके अनुसार 1,000 करोड़ के ऊपर जो कंपनियां टोटल, वो 266 अपने देश में है, सभी पकड़ के। और ऐसी हमारे देश में ऐसी कंपनियां हैं कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन या वैल्यूएशन 10,000 करोड़ है, यानी ये कंपनी 10,000 करोड़ की है। ऐसी कंपनियां कितनी है? तो 556 यानी। और मार्केट कैप का मतलब क्या है? तो मार्केट कैप का मतलब है कि उस कंपनी का जो शेयर है, उसका मूल्य और नंबर ऑफ शेयर्स, तो टोटल जो वैल्यूएशन है वो 10,000 करोड़ या उससे ज्यादा है। ऐसे हमारे 556 है, 556 है। और इसमें वही टाटा, रिलायंस, सब बड़े कंपनियां पकड़ के, और ये भी स्क्रीनर वेबसाइट से ही है। इसका मतलब यह है कि आधी कंपनी ऐसी है कि जिनका टर्नओवर 1,000 करोड़ भी नहीं है, 950 होगा, 900 होगा, जो कुछ है, लेकिन 1,000 करोड़ भी नहीं, फिर भी उनका वैल्यूएशन 10,000 करोड़। दोस्तों, सोचिए अपना पोटेंशियल, सोचिए अपना पोटेंशियल। ये 15,000 जो केंद्र हमें शुरू करने, 10 करोड़ छोड़िए, 5-5 करोड़ अगर हमने इसके ऊपर शुरुआत की, तो 75,000 करोड़ का टर्नओवर हम सब मिलके बना सकते हैं, और बना ही सकते हैं। देखो, जब हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे ना, तो आप खुद को वो यकीन, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब हम काम करेंगे फील्ड में।
और इसके लिए फिर कितना फंडिंग लाना है, ये कितना फाइनेंस, अभी ना वो फाइनेंस की चिंता ही मत करिए। ये जो टीम है ये तो सक्षम है ही, लेकिन एक पूरी व्यवस्था भी, बड़ी व्यवस्था बनने वाली, इसमें एक्सपर्ट फाइनेंशियल रहेंगे जो हमेशा इस फाइनेंस के बारे में देखें दोस्तों। लेकिन सोचिए कि अगर सिर्फ 5%, यानी हर 15,000 केंद्र के ऊपर सिर्फ 5% का बिजनेस हम करें एक पहले साल में, तो भी 75,000 करोड़ का टर्नओवर अगर हम करते हैं, और हमारे देश में 75,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनियां यानी बहुत कम है। ये हमारा पोटेंशियल है। और ये सोचिए कि हम 3 साल बाद जब हम 100% पे जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा हमारा कैप, मार्केट कैप, क्या होगा हमारा वैल्यूएशन। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं ना कि आने वाले दिनों में कई सारे लोग सिर्फ इसलिए अमीर बनेंगे क्योंकि उनके पास एमसीएल के शेयर्स होंगे। ऐसे लेवल पे अभी जाने की शुरुआत है, हम कर रहे हैं। और दोस्तों ये बात सिर्फ बिजनेस या वैल्यूएशन की नहीं, या पैसे कमाने की नहीं। आप सोचिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा, क्योंकि एक सेंटर पे जब 100 करोड़ का टर्नओवर हम करेंगे ना, तो ऐसा समझिए कि एक 40-50 करोड़ उसमें से जो है वो लोगों के हाथ में जाएगा। कितना जीडीपी का निर्माण होगा वो सोचिए। लेकिन आप वो छोड़िए, लेकिन ये सोचिए कि इस माध्यम से जब 100 करोड़ का टर्नओवर करेंगे तो उस माध्यम से हम किसानों के कितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम लोगों के कितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज लोग अपना गांव छोड़ के ना वहां शहरों में जाते झोपड़पट्टी में रहते हैं, ना रहना, ना पानी, ना कुछ नहीं, ना बिजली, ऐसी जगह पे जाके रह रहे, कोई क्या जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। तो कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होगा। जो ये बिजनेस की हम बात कर रहे हैं ना, ये पैसे नहीं, लेकिन लोगों के प्रति, हमारे किसानों के प्रति, और हमारे इस पर्यावरण के प्रति, इस माँ के प्रति जो कंट्रीब्यूशन होगा ना, उसको हम सोच ही नहीं सकते दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हमें इस केंद्र की शुरुआत हमारे देश में हर एक राज्य में, हर एक कोने में करनी है। हर एक राज्य, हर एक तहसील में हमें इस केंद्र की शुरुआत करनी, पूरे देश में करनी। पूरे देश में ऐसे केंद्रों से हमें तेल आधारित अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में लेके जाना है। और दोस्तों जब ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तेल आधारित से लेके कृषि आधारित में चली जाएगी, जिसकी आज जरूरत है और जो एकमेव तरीका है दुनिया को बचाने का, तो वैसी परिस्थिति में ऐसा देश जिसका सबसे ज्यादा पोटेंशियल है बिजनेस करने का इस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में, वो होगा भारत। हमारा देश फिर से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगी, और फिर से हम अपने देश को उस स्थान पे लेके जाएंगे जहां हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू डॉक्टर श्याम सर। सो अभी जो परिस्थिति है उसमें हमें ये लगता है कि हमारा जो काम है वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमने जो निर्धार किया है वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारा संकल्प जो है पूरा होगा कि नहीं होगा। ये जो पॉसिबिलिटी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों का विश्वास, हमारा विश्वास। और 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो काम होगा या तो नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो बहुत बड़ा असंतुलन निर्माण होगा, अगर होगा तो संतुलन निर्माण होगा। आज की जो परिस्थिति है, जो समाज की है, भारत देश की है और विश्व की है, उसके चलते हुए कंपलसरी संतुलन कुदरत को खुद बनाना पड़ेगा। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है बात यह है कि कब होगा। तो ये जो कुदरत है वो अपना वक्त खुद तय करती है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आज वो वक्त आ गया है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी जो है उन्होंने ये कहा था कि मुझे सिर्फ 1000 यानी 1000 इग्नाइटेड माइंड्स चाहिए तो मैं भारत को सबसे पावरफुल जो देश है वो विश्व में बना सकता हूँ। आज कुदरत ने खुद एमसीएल में ऐसे लोग तैयार किए हैं, उनका ट्रेनिंग किया है कि जो लोग सफिशिएंट है भारत देश को फिर से एक बार नंबर 1 इकोनॉमी बनाने के लिए। ये जो 100 लोग हैं, मैं खुद समझती हूँ कि मेरे लिए इंस्पिरेशन आप सभी लोग हो। आपके वर्डिंग्स है, आपके मैसेजेस है जो आप मुझे भेजते हो, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हम किसी की वाचा, किसी की एक्शन या किसी के विचार को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे ही एक एमएसएस जिन्होंने जो सेट ए के एमकोल प्रोजेक्ट ओनर है, बाकी सभी लोगों ने जब एमसीएल से जुदा होने का या निकल जाने का तय किया था, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था कि मैडम अभी जो भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, वो एमसीएल के साथ में होगा। ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनके वजह से अपना काम कंप्लीट होगा। और इम्पोर्टेंट ये है कि ये सभी जो मैं मानती हूँ एमसीएल 100 ये एक प्लेटफॉर्म रहेगा, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस रहेगी जिसमें इन लोगों को रिकग्निशन और आगे कैसे बिजनेस करना पड़ेगा ये हम बताएंगे। सो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी डॉक्टर श्याम सर को, जिनकी सोच एमसीएल को जिंदा रखती है। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी मैडम को, सोनाली मैडम, जिन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी ओपरा
विनफ्रे के बारे में हम सबको बताई। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी आज मुंडे सर को कि जिनका ऑब्जर्वेशन बहुत ही स्ट्रांग है, और एक एमवीपी भी एक पॉजिटिव सोच कैसे रख सकता है और उनकी ताकत क्या हो सकती है, ये उन्होंने आज हमें बताया। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी दिग्विजय पटेल सर को कि जो MCL 100 का एक महत्वपूर्ण भाग बनेंगे। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी MCL बैकएंड टीम, और उससे भी इम्पोर्टेंट सब MCL कोर फैमिली मेंबर्स, आपके विश्वास को मेरा शतशः नमन। धन्यवाद। Thank you very much, Prachi ma'am. Thank you so much, Sonali ma'am, and thank you so much, Shripad Mundi sir, and thank you so much, Dr. Shyam Gulab sir. Miss, thank you so much, consultant, senior consultant, MSS, MVP, channel partners, farmers, and all MCL backend team. दोस्तों, जो आज स्टोरी मैंने देखी और सुनी सोनाली मैडम के माध्यम से, तो दोस्तों उस स्टोरी के माध्यम से दो लाइनें कहूंगा। ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, देखे हैं दौर कई, आज भी सफर जारी है, आज भी सफर जारी है। तो दोस्तों, ये जो आज की स्टोरी सोनाली जी ने सुनाया और बहुत ही प्रेरित करती है, क्योंकि जिस तरीके से एक डाउनफॉल आता है और साथ ही साथ जब नीचे से व्यक्ति ऊपर बढ़ता है, तो किस तरीके से आदमी अपने आप को सक्षम और सफल बनाता है। और साथ ही साथ आज के जो श्रीपद मुंडे सर ने जो आज प्रेजेंटेशन दिया खेती के बारे में, एक किसान ही बेहतर खेती के बारे में समझा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक किसान से बेहतर कुछ नहीं। तो दोस्तों, इतना ही है कि ये देश को किसान चलाता है और किसान को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, क्या होता है ना कि कुछ लोग, जैसे कि आज के डेट में काफी लोगों ने हंगामा कर रखा है या कर रहे हैं, तो उन लोगों का क्या है कि कुछ अच्छी लाइनें हैं। कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। यहाँ तक कि आप सभी को पता है, एक फल है, मार्केट में बड़ी आसानी से बिकता है और मिल रहा है इस वक्त, आप सभी जानते हैं, उसका नाम है गुआवा, अमरूद, पेरू जिसको कहते हैं। लोग खरीदने तो जाते हैं और उसे पूछते हैं, भैया मीठा है क्या, और घर पे जाके नमक लगा के खाते हैं। तो दोस्तों, वैसे ही दोस्त कहते हैं ना कि कुछ प्रस्तुति करना चाहूंगा मैं आप लोगों के सामने। क्लास का पहला दिन था, जब बोलते ना कि क्लास का पहला दिन था, अंक 9, नंबर 9 ने नंबर 8 को तमाचा मारा। तो नंबर 8 ने कहा कि भाई क्यों मुझे क्यों मारा आपने? तो नंबर 9 ने कहा, अरे मैं तो तुझे मार सकता हूं क्योंकि मैं तुझसे बड़ा हूं। यही सुनते ही पूरे क्लास में तमाचों की बारिश होने लगी एक दूसरे को, जैसे 8 ने 7 को, 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, और जैसे ही 2 ने 1 को मारा तो 0 यानी 0 दुबक्कर कोने में जाकर छुप गया। उसे पता था अब तो मुझे भी पड़ेगी। तो नंबर 1 ने 0 की ये हरकत देखी और नंबर 1 ने 0 को ये कहा कि तू डर मत, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तो 0 जो 0 था वो कंफर्टेबल हो गया, और जब तक वो 1 की तरफ देखता तब तक 1 उसके बाजू में जा खड़ा हो गया और उसका वैल्यू बढ़ा दिया नंबर 10। तो उसने 0 ने एक प्रश्न पूछा, जहां लोगों को मार रहे हैं, जहां लोगों को बुराई कर रहे हैं, जहां लोगों को गिरा रहे हैं, वहीं पर आप मुझे आकर मेरा वैल्यू बढ़ा दिया, मुझे सबसे बड़ा कर दिया, ऐसा क्यों? तो नंबर 1 ने बहुत प्यार से कहा कि दोस्त, बोलते ना, बड़ा वो नहीं होता जो उम्र में बड़ा हो, जो तजुर्बे में बड़ा हो, बड़ा वो होता है जो दूसरे को बड़ा कर देता है, बड़ा वो होता है जिसकी सोच बड़ी होती है, बड़ा वो होता है जो लोगों को आगे बढ़ाने में सक्षम रखता है। तो जी हाँ दोस्तों, वैसे ही MCL अपना कार्य कर रही है और जी जान से लगी है, कर रही है और करते ही रहेगी। और कुछ लोग कहते भी हैं मुझे, सर हमेशा आप 2 लाइनें MCL के लिए कहते हैं, तो आज मैं चाहता हूं कि आप जब भी कहें हमारे लिए, हम सब के लिए, MCL से भी कहें, तो मैं ये कुछ लाइनें MCL के लिए कहना चाहूंगा। MCL के सभी, यानी कि डॉक्टर श्याम गोलप, प्राची मैम तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कुछ लाइनों के माध्यम से। मुझे हारने मत देना MCL, मुझे हारने मत देना MCL, मेरा जीतना बहुत जरूरी है, अकेले चल रहा हूं इस राह पर, मंजिल का मिलना बहुत जरूरी है। यहाँ सब खड़े हैं मुझे घेर कर, यहाँ सब खड़े हैं मुझे घेर कर, मेरी हार का तमाशा देखने के लिए, इनके मुंह पर तमाचा लगाना बहुत जरूरी है, तमाचा लगाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, वैसे ही हम अपनी जी जान से अपना संघर्ष कभी नहीं छोड़ते। आप सब ने, मैंने, आपने, हर किसान ने एक सपना देखा है, MCL के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मिला है। एक संगठन को बड़ा तभी होता है जब लोग इकट्ठा होते हैं। बोलते ना, संगठन
बड़ा होता है, लोग बड़े तब होते हैं जब संगठन को बड़ा करते हैं। तो वैसे ही हम सब की मेहनत रंग लाएगी जरूर, और साथ ही साथ कुछ लोगों को क्या है ना कि जलते हैं, तरक्की से जलते, कुछ भी आपसे जलेंगे, आपके काम से जलेंगे, तो उन लोगों को कुछ नहीं कहना है। सिर्फ 2 लाइनों के माध्यम से मैं कहूंगा, तुम जलते रहना, मैं जलाता रहूंगा। तुम जलते रहना, मैं जलाता रहूंगा। अपनी नजरों का ख्याल रखना, एमसीएल नजर आता रहेगा, एमसीएल नजर आता रहेगा। तो दोस्तों, यहीं से मैं लेता हूं विदा। मिलते हैं अगले शुक्रवार कुछ नए मुस्कान के साथ, कुछ नई जिम्मेदारियों के साथ। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखें, मस्त रहे, मुस्कुराते रहें, और यह घोषित करता हूं आज का वेबिनार यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय एमसीएल।